हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। राधे राधे आप सभी लोगों को। मैं पार्वती ठाकुर आप लोगों के साथ हिंदी साहित्य का इतिहास से रिलेटेड विषय पर आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ। देख लेना, आप लोग मेरे साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास बाय पार्वती ठाकुर से। ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट्स नोट्स है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाए थे, वेरी इंपॉर्टेंट्स। तो आप लोग इसे देख लेना। ये वो कोई परचेज वाला कोर्स भी नहीं है जिसे आप परचेज करके पढ़ रहे हो। ये फ्री है, मतलब कि इसमें मैं वीडियो शूट करके रख लूँगी और आप लोग को कैसा ठीक लगेगा तो देख सकते हैं आप लोग। ये वन लाइनर के क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आजकल सीबीएसई की जो वैकेंसीज निकली है इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, हिंदी से रिलेटेड। ठीक है, आज हम ज़्यादा वीडियो को ना खींचते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। ये फर्स्ट है, हम देखेंगे वर्णाक्रम प्रवृत्ति के आधार पर इस्तवा दाला लेत्री एंदुई हिंदुस्तान। ये 2 भागों में है और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो विद्वान कौन है, फ्रेंच विद्वान है। फ्रेंच भाषा में लिखा है, फ्रेंच विद्वान कारता तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया है। इसका जो प्रथम भाग है जो 1839 ईस्वी को और दूसरा भाग 1847 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से इसे किया। संस्करण इसका 1871 है। इसके 3 खंड कर दिए गए हैं। आपको ये याद रखना है कि हिंदी साहित्य का जो गासा दत्तासी है, गासा दत्तासी, इसने कौन सा ग्रंथ लिखा, इस्तवा दाला लेत्री एंदुई हिंदुस्तान। ये फ्रेंच भाषा में है। ठीक है, और उसके बाद इसका प्रथम जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है, 1839 ईस्वी और दूसरा भाग 1847। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने 1952 ईस्वी क्या किया, एंदोही साहित्य का इतिहास। ठीक है, एंदोही साहित्य का इतिहास के नाम से किया। संस्करण 1871 है। इसके 3 खंड कर दिए गए हैं। शिव सिंह सरोज किसने किया है, शिव सिंह सैगर ने। किस नाम से, शिव सिंह सरोज। ये आपके लिए इजीली हो जाएगा, नाम से ही है, पर ये याद रखना है ये कब किया, 1883 ईस्वी को। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाले हिंदी साहित्य का ये प्रमुख कौन सा है, प्रमुख इतिहास है। इसमें 1000 छोटे बड़े जीवन चरित्र, उनकी कृतियाँ, कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। मिश्रबंधु विनोद लेखक है। मिश्रबंधु ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसके 3 भाग कर दिए। 1 से 3 भाग का प्रकाशन 1913 है। चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में कर दिया गया है। मिश्रबंधु इस ग्रंथ हिंदी मिश्र बंधु विनोद से विवरण में मिलता है। ग्रियर्सन और मिश्रबंधु ने कालक्रम का प्रयोग किया है। ठीक है, और विधिवादी है, ये मैंने आपको नोट्स आप लोग को दिखेंगे नहीं, पर मैं आपको फिर भी बताती हूँ। जो विधिवादी प्रवृत्ति है, इसके प्रवर्तक कौन मान जाते हैं, इसके प्रवर्तक है फ्रेंच विद्वान तानसेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधिवादी को 3 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट है आपका जाति, दूसरा है क्षण विशेष और वातावरण। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ लेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक कौन, आचार्य रामचंद्र। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्थान दिया वो किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित पुस्तक कौन है, नागरी पंचानी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया हिंदी साहित्य का विकास जो 1929 ईस्वी में निकाला गया है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वन लाइनर के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और फिर ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप इसमें बहुत ही कंफ्यूज हो सकते हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास जो 1929 ईस्वी में निकाला गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने जो नोट्स बनाए हैं बहुत डीपली से उठाए हुए हैं और चुनिंदा जो एग्जाम में आ सकते हैं उसी से रिलेटेड बनाए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट दूसरे कौन है हमारे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका कौन कौन से हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप आलोचना है इनका। मध्यकालीन बोध का स्वरूप क्या है, इनका आलोचना है। सूर साहित्य इनका आलोचना है। कबीर इनका आलोचना है। आपको याद रखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी आलोचनाएं है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप क्या है, आलोचना है। सूर साहित्य आलोचना है। कबीर भी आलोचनात्मक इनका आलोचना है। ठीक है,
उसके बाद से मंगला प्रसाद सरस्वती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। किस में? कबीर पे। कबीर पे इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इनके भी इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है वो देखिए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये जो 1938 ईस्वी में इसमें प्रकाशित किया गया था। इसके 2 अपूर्ण भाग है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो चुके। इसके प्रथम भाग है 1938 ईस्वी में, जो दूसरा भाग जो है अभी तक कोई प्रकाशित नहीं हो चुका है, ना ही इसका अभी तक कोई पता चल चुका है। प्रथम भाग में केवल भक्ति काल तक ही इसका क्या किया है? विवेचन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए इसके प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत हिंदी वर्ण में विमर्श, ये वेरी इंपॉर्टेंट है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। नागरी प्रचारित सभा। अब देखें राहुल सांकृत्यायन का कौन सा है? हिंदी काव्यधारा, और इनके संपादित है धीरेन्द्र वर्मा ने संपादित किया हिंदी साहित्यिक। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी है, प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य। और डॉक्टर नरेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास, रीति काव्य की भूमिका। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और आदिकाल, ठीक है, आदिकाल का। नेक्स्ट है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1889 क्या बोलते हैं 1889 ईस्वी में जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा है। आपको पेपर में आ जाएगा कि द मॉडर्न वर्कल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा है। और इस्तवार दाला लेतरी एंदोई हिंदुस्तान, वो किसने लिखा है? आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोर लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 में लिखा है। किसका? द मॉडर्न वर्कुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो अनुवाद किया था हिंदी में, वो किसने किया था? किशोर लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से 1957 में किया था। यह इतिहास ग्रंथ एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विषयांक के रूप में से प्रकाशित किया गया था। इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का ये प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। जॉर्ज ग्रेसन ने अपने साहित्य के इतिहास के माध्यम से क्या किया है? इसे प्रतिपादित किया है कि समय की बदलती परिस्थितियों के अनुसार भी क्या किया है? रचनाकार की चिंतनधारा जो बदलती रहती है, ये बदलती रहती है। इतिहास ग्रंथ क्या है? कालाक्रम पद्धति पर लिखा गया है। ठीक है। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं नोट्स, आपने बताना। ठीक है। अभी मेरा पूरा सेटअप नहीं हो चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा, आप लोगों को मतलब खेद है कि मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ। बस आपने याद रखना कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप उसे पोज करके वन लाइनर के क्वेश्चन के रूप में उसे देख लीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर मोती लाल मीनारिया, ठीक है, इनके प्रमुख ग्रंथ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। किसने लिखा है? ये मोतीलाल मनीरिया ने। ठीक है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक है, डॉक्टर राधा बल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। डॉक्टर नामवर सिंह का आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आगे का है आधुनिक साहित्य का एक परिदृश्य। ठीक है। मुझे थोड़ा दिखाने को कोई ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरे पास सेटअप पूरा नहीं है, मोबाइल के थ्रू मतलब इसे सेटअप करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है। नीरजा माधव है, हिंदी साहित्य का ओझल है। नीरजा माधव का क्या है? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद देखना प्रभु दयास मित्तल, चैतन्य संप्रदाय उसका साहित्य है। सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी साहित्य क्या लिखा? हिंदी साहित्य का विरचनात्मक इतिहास लिखा है। उसके बाद है राम खिलावन पांडे, हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा? राम खिलावन पांडे ने लिखा है। ओके, तो ठीक है। रामचंद्र तिवारी हिंदी साहित्य गद्य साहित्य, सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विरचनात्मक इतिहास। और सुबोध हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने लिखा हिंदी साहित्य का? ये 2 बार लिखा गया है मेरे से ना। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय ने लिखा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ठीक है। डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास। डॉक्टर रमाशंकर रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास है। किसको? राम स्वरूप चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला है, किस भी हिंदी साहित्य का और संवेदना का इतिहास में। वृक्ष रतन दास का है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास है पन्ना लाल बख्शी के अनुसार प्रमुख है हिंदी साहित्य का विमर्श। ठीक है। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। पादरी एडिसन गिब्स प्रमुख ग्रंथ है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखा गया है? पादरी एडिसन गिब्स के प्रमुख ग्रंथ कौन है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है। F.K.
प्रमुख ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये वेरी इंपॉर्टेंट्स है। आप लोगों को अभी मेरे नोट्स थोड़े लग रहे होंगे ये बहुत जल्दी बनाए हुए, पर वेरी इंपॉर्टेंट्स नोट्स है। आप एक एक करके पॉज करके इसे बना दीजिएगा। A1 लाइनर पर इतना टाइम नहीं है क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाले बहुत जल्द होने वाले हैं। मैं आप लोगों को मतलब फटाफट से इसके कंसेप्ट करवा देती हूँ, उसके बाद हम PYQ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य। भागीरथ मिश्र हिंदी साहित्य हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। टीकम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य, ठीक है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी है उत्तर भारत की संत परंपरा, किसने दी है? उत्तर भारत की संत परंपरा। उसके बाद है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक है राधा बल्लभ संप्रदाय और सिद्धांत साहित्य। उसके अयोध्या सिंह हरिओद है, अयोध्या सिंह हरिओद का कौन सा है? हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक है। उसके बाद से नाम नरेश त्रिपाठी का है कविता कौमुदी, इसके 8 भाग है, संपादित किया हुआ है और वह क्षेत्रीय विमर्श पर लिखा गया है। सुमन राज्य का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में लिखा गया है। फिर है प्रभा खिलन का है उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं। उसके बाद है नासिक शर्मा है औरत के लिए औरत 2003 में लिखा गया है। सॉरी आप लोगों को, क्योंकि मुझे ना अपने नोट्सों को अरे परे करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इस वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही होगी कि भी कैसे मैम पढ़ा रहे हैं, सॉरी इसके लिए, ठीक है। काल विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, देख लीजिए काल विभाजन कैसे कैसे है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल का जो समय दिया हो गया सीमा है 1250 से लेकर 1375 ईस्वी तक है। और वीर गाथा का समय है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा का समय क्या है? 1050 से 1375 ईस्वी है। और भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 का है। रीति काल का समय है 1700 से 1900 का है। और गत काल है 1900 से 1984 का। आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा पर मैं जो बोल रही हूँ उसे पॉज करके देख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है ये जो भी मैंने बनाए हैं सारे बुक्सों को निचोड़ के, ठीक है। उसके बाद है गारसा दत्तासी और शिव सिंह सहगल ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। किसने नहीं किया काल विभाजन का? गारसा दत्तासी और शिव सिंह सहगल ने, ठीक है। काल विभाजन का पहला जो प्रयास किया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है। आपको पता है हमने अभी पिछली वीडियो में मतलब पिछली जो अभी जो क्लास है उसमें हम पढ़ रहे थे काल विभाजन का प्रयास मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन की कौन सी बुक है? आप मुझे बताइए कौन सी बुक होगी जो हमने अभी पढ़ी थी। उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो वो करी थी द मॉडर्न वर्कनर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट है उसका चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, उसके बाद मलिक मुलजासी का प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के पर्वती कवि और 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में विक्टोरिया और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये किसने किया है? ये किया है ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। चारण काल आप देख लीजिए, इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव था चारण काल में, तथा किसमें क्या अध्यायों की जो संख्या थी अधिक होने के कारण मतलब कि क्या हुआ था काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। ग्रियर्सन के अनुसार ग्रियर्सन का जो अनुसरण किया था ये पेपर में पूछा जाता है। ग्रियर्सन का अनुसरण आगे चलकर किस कवि ने किया है? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ग्रियर्सन का अनुकरण किया था। आगे चलकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल का जो नाम दिया था वो कहाँ से लिया था? ग्रियर्सन से ही लिया है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना उसको आपको नोट्स करना मतलब कि पॉइंट आउट करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है। मिश्र बंधु का जो काल विभाजन है, मिश्र बंधु ने अपनी पुस्तक क्या लिखा है? मिश्र बंधु विनोद के नाम से करी है। तो निम्नलिखित इसका काल विभाजन कर सकते हैं। फर्स्ट है आरंभिक काल, इन्होंने कितने काल किए देख लेंगे? 5। कितने? ये पेपर में पूछा जाता है मिश्र बंधु का काल विभाजन कितने उसमें किया है उन्होंने? काल आरंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, ठीक है। आरंभिक काल को भी उन्होंने डिवाइड किया है। पूर्व आरंभिक काल जो 700 से लेकर 1343 ईस्वी है और इसके अंदर ही है उत्तर आरंभिक काल जो है 1344 ईस्वी से 1444 ईस्वी है। पूर्व माध्यमिक काल है मतलब कि माध्यमिक काल का पूर्व माध्यमिक काल 1455 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल है 1561 से 1680, ठीक है। अलंकृत काल देख लीजिए, अलंकृत काल है पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790, उत्तर अलंकृत काल है 1791 से 1800
ये है 1791 से 1889 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद परिवर्तन काल देखिए, संवत है 1890 से 1925 ईस्वी में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्तमान काल संवत है 1926 से अब तक है। आचार्य हज़ेर प्रसाद द्विवेदी, ये मैंने कुछ ऐसी नोट्स हैं, आदिकाल को पूर्व में मतलब कि किसने कहा ये, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट है आलोचनात्मक भाग। इसके कौन कौन से किसने आलोचनात्मक भाग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये भी आलोचनात्मक इन्होंने वो लिखे। ऐतिहासिक समीक्षक है ये कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका मूल नाम याद रखना है, वेदनाथ द्विवेदी है, ठीक है। ये दूसरे आलोचक है, इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ महत्वपूर्ण है। इनकी पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में प्रकाशित हो चुकी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी उनकी सिद्धांतों की बुनियादी पुस्तक मानी जा सकती है। नवीन मानवतावादी और समाजशास्त्र दृष्टिकोण का प्रमुख लक्ष्य रहा है। द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक आलोचना का सूत्रधार किया है। यद्यपि ये मुख्यतः शुक्ल संस्थान के आलोचक है, फिर भी अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण ऐतिहासिक दृष्टिकोण के कारण अलग हो जाते हैं। क्यों, देखो इनके प्रमुख इंपॉर्टेंट ग्रंथ, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इनके जो इम्पोर्टेंट्स ग्रंथ हैं, देखो ना अभी मैं नोट्स लिए अपने कैमरा को थोड़ा ये सेटअप करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसके लिए प्लीज़ है आप लोगों को, आप मतलब देख लीजिए, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी और थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ देख लीजिए कौन कौन से हैं। सूर साहित्य 1936 में इनका प्रथम ग्रंथ है, इसका आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। फिर उसके बाद देखना, उसके बाद कौन सा है, हिंदी साहित्य का उद्योग व विकास, ठीक है। ये कबीर, जो उसके बाद ये लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका। उसके बाद कबीर है, वैसे 1942 ईस्वी में, ठीक है। इनको कबीर पर क्या मिला था, वो किसके लिए लिखा था, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिलता है। और याद रखना। अब नेक्स्ट करेंगे रमेश चंद्र शाह। प्रमुख ग्रंथ है छायावाद का प्रासंगिकता, समांतर भारतीय साहित्य के निर्माता, आलोचना का प्रश्न, सामान्य है इनको, अज्ञेयवाण्य का वैभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है, परमानंद श्रीवास्तव कविता का अर्थात व्यसमान लिखिका है, सत्य प्रकाश मिश्र है, यह पद बंदे था एक अद्य, आदिकालीन अग्रंथ साहित्य। अब हम देखते हैं आदिकालीन अग्रंथ साहित्य का क्या प्रभाव था। अग्रंथ का शाब्दिक अर्थ आपको याद है, वन लाइनर उसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है। अपभ्रंश, आदिकाल का अपभ्रंश, इसका अर्थ अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ, प्रकृति की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का अविवरण माना जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जिसे उस समय जैसे गाथा या गुहा कहने से ही प्रकृति का बोध होता है, वैसे ही पीछे दो या दुआ कहने से अप्रचल लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ये कोटेशन आपको पूछ लिया जाएगा कि इस समय जैसे गाथा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये कोटेशन, ठीक है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि आपको पता है कौन है, स्वयंभू है अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि, ठीक है। अपभ्रंश के ही नाम से इनको उपनाम से जानते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि नाम जाता है। स्वयंभू का जो प्रकाशन वर्ष है वो स्वयंभू का जो जन्म वर्ष है वो क्या 783 ईस्वी के आसपास विद्वान थे ये, और जैन मतानुसार ये कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। अपभ्रंश के वाल्मीकि थे, ठीक है। नेक्स्ट है अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन है, स्वयंभू। हिंदी का प्रथम कवि अपभ्रंश का, ये कंफ्यूज नहीं होना है, अपभ्रंश का ये प्रथम महाकवि है स्वयंभू है। हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। आपको पता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस विद्वान का अनुसरण किया है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, किसका किया है, ग्रियर्सन का, ठीक है, चारण काल जिन्होंने वो किया था। अपभ्रंश का नाम पहले बल्बी के राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। प्रमुख ग्रंथ
पौम चरित्र है जो अपूर्ण है, किसका है? स्वयंभू का है। जो पौम चरित्र है वो अपूर्ण है। स्वयंभू के पुत्र, उनका एक पुत्र था, उसका नाम था, उनके तो कितने पुत्र थे ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ उनके जो पुत्र था एक त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया था, इस ग्रंथ को, पौम चरित्र को। इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णन है। अपभ्रंश भाषा में राम का वर्णन, अपभ्रंश भाषा, ये भी याद रखना कि कौन से भाषा में है, अपभ्रंश भाषा में राम का वर्णन पौम चरित्र में मिलता है। और है ऋषिमणि चरित्र, यह एक कृष्ण काव्य है। अपभ्रंश साहित्य आपको मिलेगा, अपभ्रंश साहित्य में किस किसने लिखा है? कुशल लाभ, इनके कुशल लाभ प्रमुख है डोला महारा दूहा, यह एक वीर काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपने इतिहास ग्रंथों जैनों से नायकनाथों की रचनाओं में अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। मेरुतंग, अब है मेरुतुंग का है प्रमुख ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग का कौन सा ग्रंथ है? प्रबंध चिंतामणि, वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपको सुमिलित करने के निशान में आपको आएगा। यह संस्कृत ग्रंथ राजा भोज के प्रबंध से बनाया गया है, जिसमें पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। इन्हीं आख्यानों के अलग अलग बीच बीच में अपभ्रंश के भी मतलब इसमें मिलते हैं, जो बहुत ही पहले चले आते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोमप्रद सूरी। सोमप्रद सूरी का प्रमुख ग्रंथ कौन से है? कुमारपाल प्रतिबोध। सोमप्रद सूरी का वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन? कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है। मेरुतंग का कौन सा है? प्रबंध चिंतामणि। सोमप्रद सूरी का कौन सा प्रमुख ग्रंथ है? कुमारपाल प्रतिबोध। ये वेरी कंफ्यूज करने के लिए है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है, ये आपको याद रखना है। वन लाइनर क्वेश्चन में आप अभी बना सकते हैं। यह एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृतिक काव्य लिखा हुआ है। इसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार से उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृतिक भाषाओं के बीच में संस्कृत और ब्रज के बीच इसमें दो ही आए हुए हैं। वरुचि ने इसका प्रमुख ग्रंथ क्या है? वरुचि का प्राकृतिक प्रकाश, आपने याद रखना है। वरुचि का है प्राकृतिक प्रकाश है। सोमप्रद सूरी का क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध है। और एक मैंने क्या बोला? मेरुतुंग का है प्रबंध चिंतामणि, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं का प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया, उसमें से 8 पुस्तकें कौन सी है? देसी भाषा में है, और 4 साहित्यिक भाषा में। ये भी पेपर में पूछा है तो कौन सी मतलब कि देसी भाषा में है? ये है देसी भाषा में, देख लीजिएगा। विसलदेव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, प्रमाल रासो, खुसरो की पदावली, विद्यापति की पदावली। अब आपकी इसके आगे इनकी जो रचनाकार है वो भी पता होने चाहिए। विसलदेव रासो का किसने लिखा है? नलपति नाल ने लिखा है। खुमान रासो का लिखा है दलपति विजय ने। पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्रवरदायी ने। और जय चंद्र प्रकाश ने बट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका है मधुकर कवि। जय प्रमाल रासो है जगनित। आलाखंड के नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट, आलाखंड के नाम से प्रकाशित कौन सा है? प्रमाल रासो, ठीक है। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो है। विद्यापति की पदावली विद्यापति है, सॉरी, ठीक है। साहित्यिक भाषा में लिखा है विजयपाल रासो, नल ने लिखा है। हमीर रासो है, शारदा ने लिखा हुआ है, ठीक है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये आपको पता होना चाहिए, किसने लिखा है? विद्यापति ने। शिव सिंह सैगल हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शिव सिंह सैगल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार प्रथम कवि सर्पा को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? अब्दुल रहमान को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार किसे माना है? डॉक्टर चंद्रपति गुप्त शालिभद्र सूरी को। शिव सिंह सैगल ने पुष्य या पुंड को। चंद्र शर्मा गुलेरी ने माना है राजा मुंज को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक भाषा देश भाषा किसने बोला है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देश भाषा में जब वह भी साहित्य की भाषा में हो गई तो उसके बाद अपभ्रंश शब्द को क्या होने लगा? अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से कब तक माना है? कुछ विधान में बहुत मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1993 से मानते हैं। मिश्र बंधु मानते हैं 643। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं 7वीं शताब्दी। चंद्र शर्मा गुलेरी मानते हैं 10वीं शताब्दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 10वीं शताब्दी। और गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं 1184 ईस्वी। ग्रेसन मानता है कितने? 700। ग्रेसन मानते हैं 700 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से कब तक माना जाए? ये भी विधानों में काफ़ी मतभेद है, ठीक है। हिंदी विज्ञान मानते हैं, भाषा विज्ञान मानते हैं कि प्राकृतिक भाषा से ही याद रखना है कि इसमें आपको कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको
हिंदी भाषा भाषा का जो भाषा विज्ञान का जो टॉपिक है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा विज्ञान मानते हैं कि प्राकृतिक भाषा से ही अपभ्रंश भाषा का और अपभ्रंश भाषा से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, जिससे हिंदी भी एक है। जिसमें इस प्रकार अपभ्रंश भाषा हिंदी भाषा की जननी किस अपभ्रंश भाषा क्या है, हिंदी भाषा की जननी मानी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप नोट्स बना लीजिएगा और एक शॉर्ट नोट्स कॉपी में बना देते हुए चलिए, फिर ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हाँ, इतना टाइम तो नहीं है क्योंकि सीबीएसई हिंदी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बहुत जल्द होने वाले हैं, तो आप इससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जितनी जल्दी हम कॉन्सेप्ट को मतलब हम क्लियर करेंगे या फिर जल्दी हम करेंगे तो उतने आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी पहले विद्वान है जिन्होंने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पेपर में पूछे जाएंगे। पुरानी हिंदी किसने कहा, ये कहा है चंद्र शर्मा गुलेरी ने। डॉक्टर बोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक काल को क्या माना, अवहड़ कहा है। किसने, बोला शंकर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा का हिंदी माना है। किसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को, ठीक है। राहुल सांकृत्य ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। डॉक्टर रामकुमार पन्ना ने भी हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास माना। गुलेर राहुल सांकृत्य ने भी अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। हिंदी की प्रमुख रचना आप जानते हैं श्यामाचार्य है, इसके रचनाकार देवसेन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आदिकाल की उपलब्ध सामग्री है मध्य आदिकाल हिंदी साहित्य। प्रथम वर्ग भी रचनाएं आती है जिनकी भाषा तो हिंदी है परंतु अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। आप देखेंगे कि मतलब कौन कौन सी अपभ्रंश से मुक्त है और कौन कौन से नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी है याद रखिएगा। शीत साहित्य, नाथ साहित्य श्रावकाचार है, इसके देवसेन है, राउल बेल है, रोड़ा कवि है, इसके उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये एक व्याकरण प्रकार का ग्रंथ है, ये दामोदर कवि ने लिखा है। प्रत्युषर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी है। वर्ण रत्नाकर किसने लिखा है, ज्योतिषवर ठाकुर ने। अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त कौन सी रचना, ये तो थी ना प्रभाव, अब ये मुक्त रचनाएं। खुमान रासु, डोला मारू, पृथ्वीराज रासु, परमाल रासु, जय चित्र, जय भट्टचंद्रिका, चंद्रबाला रास, सुथली भद्र रास, रेवता गिरी रास, नेमी चंद्र और बसंत विलास, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक था वो आज हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख हिंदी साहित्य इतिहासकार के जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे। तो आज आपको ये इस वीडियो में ये कैसा लगा, ये ग्रंथ से रिलेटेड ना, तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे आदिकाल का वर्गीकरण।